बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। उस जोड़े की दास्तान मोहब्बत जिन्हें कहानी का तीसरा किरदार बर्बाद कर गया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, रात अपने पर फैला रही है, अंधेरे का हर लम्हा मेरी जान बढ़ रहा है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है मेरा दम घुटता जा रहा है। मच्छरों की बिन बनाहट कानों में सुइयों की तरह चुभ रही है। इस सलीन सदा कोठरी में मेरा दम घुटता है। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ लेकिन मुझे कौन बाहर निकालेगा। बाहर की दुनिया में अब मेरा कौन मुंतजिर है सिवाय मेरी बूढ़ी माँ के, जो मेरे लिए तड़प रही है लेकिन कुछ नहीं कर पा रही। और वो कर भी क्या सकती है सिवाय रोने और तड़पने के। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश और बच्चों की तरह मैं भी पैदा होते ही मर गया होता। कितने ही बच्चे रोज पैदा होते ही मर जाते हैं। बड़े खुशबख्त होते हैं क्योंकि वो दुनिया में आते तो हैं लेकिन इस दुनिया के मकरूफ फेब से बच जाते हैं, जिंदगी के दुख उठाने से बच जाते हैं। मेरी तरह ज़लीलो ख्वार नहीं होते, मेरी तरह जिंदगी को बोझ की मंद नहीं ढोते। लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। बच्चों के साथ एक शफीक बाप रहा और बीवी के साथ भी तो बहुत मोहब्बत की, लेकिन इससे मेरी सच्ची मोहब्बत रास न आई। कुछ लोगों को सच्ची मोहब्बत रास क्यों नहीं आती, जैसे मेरी बीवी को नहीं आई और वो मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा कर चली गई। मेरी जिंदगी को अंधेरों में धकेल कर अब सारी जिंदगी मुझे सिर्फ जलना है और बस खामोशी से अपनी मौत का इंतजार करना है। ठहरिए, आप उलझ रहे हैं ना मेरी उलझी बातें सुनकर। मैं क्या करूं, मैं भी अपनी जिंदगी के जाल में उलझ कर रह गया हूं। मैं शुरू से अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूं। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। मेरा नंबर सबसे आखिरी है। घर में सबकी शादी हो चुकी थी और हस्बे रवायत सारे भाई शादी के बाद अपने अलग घर में जा बसे थे। अब्बू का अपना कारोबार था, यानी हमारी दूध की दुकान थी जिस पर मैं और अब्बू बैठा करते थे। तलीम का कोई खास शौक न था तो सिर्फ मैट्रिक ही करके अब्बू के साथ दुकान संभाल ली। अब्बू ने भी मजीद तलीम के लिए जोर न दिया। जिंदगी की रूटीन के मुताबिक चल रही थी, कोई फिक्र न थी। एक दिन ऐसा आया कि मेरी पुरसुकून जिंदगी में हलचल मच गई। हुआ यूँ कि मैं मामूल के मुताबिक दुकान पर था। दोपहर का वक्त था, अब्बू खाना खाने घर गए थे। मैं अकेला था कि वो सामने से आती दिखाई दी। वो स्कूल से वापस आ रही थी। शदीद गर्मी के दिन थे और धूप की तेज हवा से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें इसके चेहरे पर शबनम के कतरे दिखाई देते थे। मैं बड़ी खामोशी से इसे देख रहा था। जी चाह रहा था कि वो मेरे सामने आ जाए और मैं करीब से इसे देख सकूं। बहुत देर तक शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। वो अपनी सहेली के साथ मेरी दुकान पर चली आई। प्लीज एक कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा, वो पसीना पूछते हुए बोली। मैंने यख ठंडी बोतल निकाल कर उसे दी। मैं एक खामोशी की कैफियत में था। वो मुझे पैसे दे रही थी और मैं एक टिकटिकी लगाकर इसे देखे जा रहा था। उसने मुझे काउंटर बुझाकर मुतवज्जा किया। पैसे ले लीजिए। मेरी खामोशी टूटी तो मुझे शर्मिंदगी ने आ घेरा। मैंने जल्दी से पैसे लिए और वो चली गई। इसकी सहेली हंस रही थी, शायद उसने मेरी खामोशी नोट कर ली थी। मैं खुद को मलामत करने लगा कि मुझे क्या हो गया था। ठीक है, वो लड़की है, मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं इसे दुनिया माफिया से बेखबर होकर तके जाऊँ। ये तो बुरी बात है। अगर इस हरकत को नोट करके उसने बुरा मान लिया तो क्या होगा। वो मुझे सबके सामने जलील भी कर सकती है। या फिर अगर उसने मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया तो क्या होगा। नहीं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। लेकिन अगले दिन मेरी सारी मलामती और हिफाजती तदाबीर दरी की दरी रह गई। जब इसके आने का टाइम हुआ मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर उस रास्ते की जानब उठ रही थी जिस रास्ते से वो आई थी। ये मुझे क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा था उसे देखने को।
आंखें तरस रही थी। मैं बेचैन होकर दुकान से बाहर आकर टहलने लगा। यकदम वो मुझे सामने से आती दिखाई थी और मेरे दिल को जैसे करार आ गया। मैं बेखुद होकर इसे देखने लगा। सीने पर हाथ बांधे मैं अपनी दुकान के सामने खड़ा था कि वो गुजरती हुई चली गई। उसने मेरी जानब नजर उठाकर बिना देखा एक ग्राहक के आने से मेरी खामोशी टूटी। ग्राहक को फारग करके मैं अपने दिल को टटोलने लगा कि ये मुझे क्या होता जा रहा है। मैं क्यों उस लड़की के लिए पागल हो रहा हूँ, मैं जिसे जानता भी नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहती है और पता नहीं वो मेरी मोहब्बत को कबूल करेगी भी या नहीं। क्या मुझे मोहब्बत हो गई है? और फिर दिल ने जोर जोर से धड़क कर उसकी मोहब्बत का इकरार कर लिया। मैं दिल के हाथों मजबूर था जो हर दम उसी का राग गा रहा था। फिर काफी सारे दिन गुजर गए। मेरी बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती गई। वो रोजाना मेरी दुकान के सामने से गुजरती। कभी ज्यादा गर्मी होती तो रुककर कोल्ड ड्रिंक या जूस ले लेती और चली जाती। मैं दुआ कर रहा था कि काश गर्मी ही रहे ताकि उसके आने का एक बहाना बना रहे, लेकिन कब तक गर्मी को तो जाना ही था। लेकिन इतने दिनों में मुझे उसका नाम पता चल गया था। उसकी सहेली ने उसे नाम लेकर पुकारा था। महविश उसका नाम था। इतने अरसे में महविश मेरे हवासों पर छा गई थी। मैं उसे पाने को बेताब था। मेरे घर में तो सब शादीशुदा थे, अब मेरा ही नंबर था और शायद कोई रुकावट भी नहीं थी। मेरे वालिदैन आसानी से मान जाते, लेकिन मसला उसका और उसकी फैमिली का था। न जाने वो मुझे पसंद करते या न करते। बहरहाल सवाल बहुत थे और जवाब कुछ नहीं। मैंने एक दिन गैर महसूस तरीके से पीछा करके महविश का घर पता लगा लिया और अपनी उस पहली कामयाबी पर मैं बहुत खुश था। अब मुझे अपनी अम्मी से बात करनी थी कि इस मामले में इनकी क्या राय है। मैंने डरते डरते जब अपने दिल की बात अपनी अम्मी से कही तो वो खुश हो गई और बोली, मैं तो खुद कब से चाह रही थी कि कहीं तेरी बात पक्की कर दूं, अच्छी सी लड़की देखकर, लेकिन अब तूने खुद पसंद कर ली तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। फिर अब कब चाहो रिश्ता लेकर। अम्मी के मुंह से रजामंदी सुनकर मेरे तो दिल की मुराद भर आई। मैंने कहा, अम्मी अब्बू को महविश के घर भेजकर मुझसे वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। लम्हा लम्हा बारी गुजर रहा था। बिलाखिर अम्मी अब्बू आ गए, लेकिन इनके उतरे हुए चेहरे देखकर मैं बिल्कुल ढह गया। फिर भी एक हल्की सी उम्मीद के सहारे अम्मी से पूछा तो अम्मी ने बताया कि इन्हें हमारी जात और कारोबार से तकलीफ है और उन्होंने मना कर दिया है। अम्मी, हम कारोबार बदल भी सकते हैं, मतलब मैं कुछ और काम कर लूंगा। मेरे लहजे में बेचैनी थी और न जाने क्या क्या था। अम्मी ने नजरें उठाकर मुझे देखा और कहा, जैसे तेरी मर्जी बेटा, मैं तेरी मर्जी पे खुश हूँ। मैं अम्मी के गले लग गया। फिर मैंने अब्बू से मशवरा करके थोड़े दिनों के बाद अपनी बेकरी खोल ली, जिस पर सुबह नाश्ते में हलवा पूरी लगाने लगा। मैंने सोचा अब रिश्ता भेजूं। मुझे महविश का जुनून हो गया था। उसे पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता था। फिर जब तकरीबन 4 माह बाद दोबारा रिश्ता भेजा तो उन्होंने सोचने का वक्त मांगा। न जाने अम्मी ने कौन कौन से वास्ते दिए होंगे, क्योंकि अम्मी मेरी मोहब्बत देख रही थी। ये सब भी उन्होंने किस तरह किया होगा, ये सुनकर के उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा है। मुझे एक हल्की सी उम्मीद हो चली थी कि शायद अब मेरे ख्वाबों को तबीर मिलेगी। मैं अपने काम में और मेहनत करने लगा था और रब से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगा करता था कि यार अब मुझे महविश मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐ काश कि उस वक्त मैं मुकम्मल दुआ मांगता, महविश के साथ साथ पुरसुकून जिंदगी भी मांगता तो आज यूं बर्बाद ना होता। लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्रा है। उसको जितनी भी नेमतें अता कर दी जाए वो हमेशा मजीद की तलब करता है, चाहे वो इसके लिए बुरा ही क्यों ना हो। बस इसे अपनी मर्जी की हर चीज चाहिए। वो कोई बात परवरदिगार पर नहीं छोड़ता जो खल्के कायनात है, जो हमसे 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है। बस इंसान तो जिद पर अड़ जाता है, जैसे मैं अड़ गया था। मुझे उस वक्त महविश के सिवा कोई दिखाई नहीं देता था। मैं अम्मी को बार बार महविश के घर भेजता। बिल आखिर बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद मेरा रिश्ता मंजूर कर लिया गया। उस दिन मैं बहुत खुश था, जैसे मेरे हाथ कारून का खजाना लग गया हो। मैंने पूरी मार्केट वालों को मिठाई खिलाई और दोस्तों को ट्रीट दी। जल्दी ही महविश मेरे घर दुल्हन बनकर आ गई। मैं महविश के खूब नाच नखरे उठाता, इसे हनीमून पर ले गया। ढेरों ढेर शॉपिंग करवाई, क्योंकि महविश को शॉपिंग करने का बहुत शौक था। वो हर सूट के साथ पर्स, सैंडल और ज्वेलरी मैचिंग कर लेती। अम्मी ने दबे लफ्जों में समझाया कि इस तरह तो करोड़ का खजाना भी खत्म हो जाएगा, थोड़ी मियाना रवैया अख्तियार करो। लेकिन मैं तो महविश के इश्क में पागल हो चुका था। महविश की आदतें बहुत बिगड़ी हुई थी। कभी कभी उसकी फजूल खर्चियां देखकर मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता था कि इस तरह कैसे जिंदगी की गाड़ी चलेगी। अम्मी ने जोरों शोर से समझाना शुरू
किया तो महविश की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने लड़ना शुरू कर दिया। घर जो कभी खुशियों का गहवारा था जंग का मैदान बन गया। मैं तंग आ गया था उस रोज रोज की चीख चीख से। महविश ने अलग होने का फैसला किया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन अम्मी ने कहा कि जाओ अलग होकर, शायद इसे आटे दाल का भाव पता चल जाए और ये सुधर जाए। मैंने अम्मी की बात मान ली और एक किराए के घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन महविश की आदतों में रत्ती बार फर्क न आया, बल्कि अब तो बच्चों के साथ इसके खर्चे बहुत बढ़ गए थे। मैं बहुत परेशान था, मेरी आमदनी कम थी और खर्चा ज्यादा था। मैं कैसे पूरा करता, और अब तो घर भी किराए का था। महविश को कुछ कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर था। वो अपने खर्चा किसी तौर पर कम करने पर राजी न थी, बल्कि मुझे कहती कि अपनी आमदनी बढ़ाओ, इन पैसों में मेरा गुजारा मुश्किल है। मैं परेशान होकर हर जायज नाजायज काम करने लगा। जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम किया ताकि नए कारोबार में इन्वेस्ट कर सकूं। एक जानने वाले ने बताया कि फलां बंदे के साथ शिरकत में कारोबार कर लो, मैं मीटिंग करवा देता हूँ। मैं राजी हो गया। बस यही से मेरी बर्बादी के दिन शुरू हुए। मैंने उस आदमी से मिलकर नए कारोबार के लिए उसे रकम थमा दी। मैंने जिस आदमी को रकम दी थी वो मेरी रकम हड़प कर गया और सारा मुनाफा खुद रखने लगा। मुझे कहता कारोबार में नुकसान हो गया है, इतनी आमदनी नहीं है कि 2 बंदों के खर्चे निकाल सकूं, थोड़ा कारोबार जमने दो। मैं उसकी बातों में आ गया और थोड़ा इंतजार किया कि कब तक। आखिर मैंने पैसों के लिए तो नए कारोबार में पैसा लगाया था, लेकिन अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। महविश बार बार मजीद पैसों का तकाजा कर रही थी। वो समझ रही थी कि मैं जानबूझकर इसे पैसे नहीं दे रहा। बिल आखिर मैंने इसे हकीकत से आगाह कर दिया कि वो आदमी फ्रॉड निकला। अब हमें इससे अपने पैसे वापस लेने होंगे, लेकिन कैसे, ये एक सवालिया निशान था। महविश ने अपने मामू के दोस्त का नाम लिया। तुम कैसे जानती हो उस आदमी को? मैंने महविश से पूछा, क्योंकि उससे पहले उसने ऐसे किसी आदमी का जिक्र नहीं किया था। अरे भाई, मेरे मामू के दोस्त है, तुम इनसे मिलो और अपना मसला बयान करो। मुझे उम्मीद है कि वो यकीनन इस मामले में हमारी कोई न कोई मदद जरूर करेंगे। महविश ने बहुत यकीन से कहा तो मैं भी इसके साथ चलने पर राजी हो गया। महविश तैयार होने लगी, फिर हम दोनों रवाना हो गए। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, इसलिए कोई मसला न था। हम बेफिक्र होकर आना जाना कर सकते थे। हम जब इनके घर पहुँचे वो उस वक्त ऑफिस से घर आए थे। अजीब बदसूरत आदमी था, काला गंजा और बड़ी सी नाक, कहीं से भी वकील नहीं लग रहा था। मैं जो अपने जहन में बहुत कुछ सोच कर आया था चकनाचूर हो चुका था। बहरहाल मुझे उसकी सूरत से क्या लेना था, मुझे तो अपना काम निकालना था। बल्कि मेरे बराकस महविश बड़ी मुतासर थी। मैं जानता था कि महविश उसकी दौलत से मुतासर है। उसका सजा सजाया ड्राइंग रूम, बेहतरीन बंगला इसे मुतासर कर रहा था। वो हंस हंस कर उस आदमी जिसका नाम परवेज था तो बातें कर रही थी। हम अपना मसला बता चुके थे, जिस पर परवेज ने हमें तसल्ली दी थी कि हमारा काम हो जाएगा। मैं वहाँ से अब जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन महविश का इरादा नहीं लग रहा था। तो परवेज की बीवी से बातों में लगी थी। मैंने कहा, महविश मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए, बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले हैं। अरे भैया, अब खाना खाकर जाइएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? परवेज महविश को देखते हुए बोला और मुझे उसकी नजरों से घिन आ रही थी। ऐसे महविश को घूर घूर कर देख रहा था जैसे निगल जाएगा, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी आना चाह रहा था। पता नहीं महविश ये सब नोट कर रही थी या फिर जानबूझकर अनजान बनी हुई थी। खिलाफे तवक्को महविश बोली, नहीं नहीं, फिर कभी, अभी हमें वाकई देर हो रही है, बच्चे आते ही होंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। परवेज हाथ तो मुझसे मिला रहा था, लेकिन नजरें महविश पर थी। मैं जल कर रह गया। जी इंशाल्लाह जरूर, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि राब्ता हो सके। महविश मुस्कुराते हुए बोली तो उसने झट से अपना कार्ड महविश को थमा दिया। महविश ने पर्स में रख लिया और फिर हम निकल गए। मैं बहुत गुस्से में था। मुझे रह रह कर इसकी नजरें याद आ रही थी और मैं दिल ही दिल में इसे गालियां दे रहा था, जबकि महविश इसके घर के कसीदे गा रही थी, उसकी तारीफें कर रही थी। परवेज साहब बहुत अच्छे इंसान है, मुझे यकीन है वो हमारा काम जरूर करेंगे। मुझे तो ये परवेज साहब एक आंख नहीं बाई। क्यों, तुमने नहीं देखा कैसे घूर घूर कर तुम्हें देख रहे थे? जी चाह रहा था शूट कर दूं। मैंने अपने दिल का गुबार निकाला तो महविश खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी मुझे और तपा गई। हंस क्यों रही हो तुम्हारी सोच पर? क्यों, मेरी सोच को क्या हुआ? अरे भाई, अच्छी चीज को हर कोई देखता है, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी को लोग देखते हैं। जी नहीं, मुझे ऐसी फालतू बातों पर कोई फख्र नहीं होता। और हाँ, तुम भी आइंदा उस शख्स से कोई राब्ता नहीं रखोगी, समझी तुम? मैंने
गुस्से से कहा, फिर वो पैसे कैसे वापस मिलेंगे जो तुमने अपनी बेवकूफी से गवा दिए। बाहर में जाए पैसे, अब हम उस शख्स से राब्ता नहीं करेंगे। अरे ऐसे कैसे, हम किसी पर अपने पैसे छोड़ दें? मुझे वो पैसे लाजमी वापस चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। महविश मेरी बात को समझो, तुम मेरी बात को समझो। महविश ने कहकर मुझे खामोश करवा दिया। मैं भी वक्ती तौर पर खामोश हो गया। मैंने सोचा जब मैं लेकर ही नहीं जाऊंगा तो महविश कैसे जाएगी। मैं खुद ही कोई राब्ता नहीं करूंगा तो परवेज भी याद नहीं रखेगा। उसको क्या पड़ी है हमारे मसले में टांग अड़ाने की। इसलिए मैं मुतमिन हो गया और यही मेरी गलती थी। एक दिन मैंने यूं ही महविश का फोन उठाया तो डायल में परवेज का नंबर देखकर मेरा खून खोल उठा। फिर मैंने रिसीवर कॉल्स में चेक किया तो वहाँ भी मुझे परवेज का नंबर नजर आया। मैं गुस्से से कांप उठा कि महविश ने मेरे मना करने के बावजूद उस गलीजा आदमी से राब्ता रखा और मुझसे ये बात छुपाई। मैंने महविश को बहुत बातें सुनाई। महविश नाराज हो गई तो फिर मैंने खुद ही उसे मना लिया। लेकिन एक दिन तो मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया और सब कुछ खत्म हो गया। काश के वो मनोज दिन हमारी जिंदगी में ना आया होता जिसने मेरी जिंदगी को जलाकर राख कर दिया। हुआ यूं कि उस दिन मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा, क्योंकि मैं नाश्ता 11 बजे महविश के साथ ही किया करता था और क्योंकि चाबी मेरे पास मौजूद होती थी तो मेरे पास मौजूद चाबी से मैंने दरवाजा खोला तो अंदर से किसी मर्द की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा माथा सटक गया। परवेज से रुखसत हो रहा था और महविश का हाथ इसके हाथ में था। उसने जल्दी से छुड़ाया। मुझे एकदम सामने देखकर महविश हक्का बक्का रह गई और मेरे हवास भी जाते रहे। मेरे जहन में शक का नाग जो सोचा था फिर से बेदार हो गया और उसने मुझे डसना शुरू कर दिया। मैंने आओ देखा ना ताओ महविश को एक थप्पड़ जड़ दिया। महविश सुन होकर रह गई। क्या हो रहा है यहाँ, कब से चल रहा है ये सब? मैंने गुस्से से कांप रहा था। मेरे भरोसे का खून हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी महविश परवेज को अकेले घर में बुलाएगी। न जाने मेरी पीठ पीछे दोनों के बीच क्या चल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि दोनों का गला दबा दूं। देखो तुम गलत कर रहे हो, परवेज ने बस इतना कहा। मैंने इसका भी गिरेबान पकड़ लिया। क्या गलत और क्या सही अब तू मुझे सिखाएगा? मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा था तू? मेरा गिरेबान छोड़ो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम्हें अंदर करवा दूंगा तो अक्ल टिकाने आ जाएगी। वो धमकियों पर उतर आया और मेरा पारा और हाई हो गया। महविश भी सब भूल कर बीच बचाव करवाने लगी। इसे भी अब मुझसे ज्यादा परवेज की इज्जत का ख्याल था। मैं परवेज को गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ दरवाजे तक ले गया। पीछे से महविश मुसलसल चीख रही थी, असद इन्हें छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने इन्हें बुलाया था। बस महविश के मुंह से इतना सुनना था कि मैंने हारे हुए ज्वारी की तरह परवेज का गिरेबान छोड़ दिया। वो अपना गिरेबान ठीक करता मुझे धमकियां देता हुआ चला गया, लेकिन मुझे कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। मैं तो बस महविश को हैरत से देखे जा रहा था। उसने कैसे मुझे धोखा दिया था। कहते हैं मोहब्बत की कश्ती में शक पहला सुराग करता है और फिर ये वक्त के साथ साथ बढ़कर मोहब्बत की कश्ती को डुबो देता है। मेरी मोहब्बत की कश्ती भी उस वक्त तूफानों की जद में थी, क्योंकि शक का सुराग तो पहले हो चुका था। अब कुछ बाकी नहीं बचा था। जज्बात, गुस्सा, दुख, मोहब्बत, नफरत में इन सब के बीच पिस कर रह गया और मैंने इंतहाई कदम उठा लिया जो ऐसे वक्त में अक्सर लोग उठा लेते हैं। अक्ल तो मफलूज हो चुकी थी, सोचने समझने की सलाहियत भी खो चुका था। मैंने खड़े खड़े महविश को तलाक दे दी। महविश बुत बनी वहाँ खड़ी रह गई। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि मैं ऐसा कर बैठूंगा। मैं गुस्से में जलता हुआ कमरे में चला गया और तोड़ फोड़ मचा दी। दर हकीकत तोड़ फोड़ तो मेरे अंदर मच गई थी। मेरी मोहब्बत का जनाजा निकल चुका था। मैं चीखना चाहता था, रोना चाहता था और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। शायद गुस्से को इसीलिए हराम करार दिया गया है कि इसमें इंसान भले बुरे की तमीज खो बैठता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मैंने गुस्से में महविश को तलाक तो दे दी थी, जबकि इसके असरात के बारे में कुछ नहीं सोचा। वही हुआ जो होना था। महविश बच्चों को साथ लेकर अपनी अम्मी के घर चली गई। मैंने बहुत चाहा कि बच्चे मेरे पास रुक जाए, लेकिन बच्चे माँ के साथ जाना चाह रहे थे और फिर मैं जानता था कि बच्चों की बेहतर परवरिश मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मैं तो सारा दिन दुकान
दुकान पर होता हूँ, मेरे पीछे बच्चे अकेले घर में कैसे रहेंगे। बस यही सोचकर मैंने दुखते दिल के साथ बच्चों को महविश के साथ जाने दिया, और मैं कर भी क्या सकता था सिवाय पछताने के और रोने के। उस तन्हाई में ये घर मुझे खाने को दौड़ रहा था। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उफ, ये मैंने क्या कर दिया, अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। मैंने क्यों पल भर को नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, क्या महविश और बच्चों के बगैर मैं जी पाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा दिल जोर जोर से धड़ककर सदाएं देने लगा। मैं अकेले घर में खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती, उसी तरह अब महविश और बच्चे इस घर में नहीं आ सकते थे। मैंने खुद अपना घर जलाया था, मेरे शक ने सब निस्तो नबूद कर दिया था। अब मेरे लिए सिर्फ पछतावे और सोचें थी जो मुझे पल पल जला रही थी। मैं सोच रहा था कैसे अब महविश और बच्चों को अपनी जिंदगी में वापस लाऊं, और अब एक ही रास्ता था, हलाला। मैंने जब इस बारे में महविश की अम्मी से बात करना चाही तो इनके साथ साथ महविश भी मुझ पर बरस पड़ी और मुझे बातें सुनाकर घर से निकाल दिया, और मैं नामुराद लौट आया। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से ना था। मैंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं बार बार महविश से इल्तिजा करता रहा, इसे मनाता रहा, कभी फोन पर और कभी खुद घर जाकर। मैं क्या करता, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा ना था। मुझे हर हाल में महविश को राजी करना ही था, कैसे भी, क्योंकि मेरी जिंदगी एक जगह रुक चुकी थी, घर वीरान हो चुका था। अम्मी को पता चला तो दौड़ी चली आई। मुझे पता था वो औरत घर बसाने वाली थी ही नहीं। अच्छा किया तूने, अम्मी उल्टा मुझे सुनाने बैठ गई। अम्मी कैसी बातें करती हैं, महविश बेकसूर है। मैंने इस पर गलत शक किया और इंतहाई कदम उठा लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हो गए। कुछ भी हो, मैं अब अपनी गलती सुधार के रहूंगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। मेरे मुंह से सच्चाई सुनकर अम्मी नरम पड़ गई और बोली, क्या अब तू फिर से महविश से निकाह करेगा? जी अम्मी, तुझे पता है इसके लिए हलाला जरूरी है। जी अम्मी, यही मेरी सजा है, मुझे मंजूर है, जैसे तेरी मर्जी बेटा। फिर अम्मी रोज आकर मेरा खाना पका जाती। उन्होंने बहुत कहा कि मैं इनके पास रहूं, लेकिन मैं अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए इनकार कर दिया। अम्मी खामोश हो गई। मैं रोजाना महविश को फोन करता रहा और घर के भी चक्कर लगाता रहा। मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। बिलाखिर मेरी मेहनत रंग लाई। कहते हैं पत्थर पर भी कतरा कतरा गिरता रहे तो शगाफ पड़ जाता है। मेरा भी रोज रोज फोन करना और चक्कर लगाना काम कर गया और महविश कुछ नरम पड़ गई और वो हलाला करने के लिए राजी भी हो गई। लेकिन किससे? ये सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। महविश मुझसे इंतकाम ले रही थी, लेकिन इस तरह मैंने कभी सोचा न था। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर महविश ने उस शख्स को क्यों चुना। क्या उस तरह महविश मुझसे इंतकाम लेना चाहती थी? आखिर इस सब से वो क्या हासिल करना चाहती है? मेरा दिमाग मौफ हो चुका था, रगें फट रही थी। मैं पागल हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महविश ने अपने मौकफ से 1 इंच सरकने को तैयार न थी और मैं मजबूर था। इससे ज्यादा बेबसी मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं महविश और बच्चों को खोना नहीं चाहता था और इसके लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही था। इसलिए मैंने दुखते दिल से महविश को रजामंदी दे दी और फिर खुद अंगारों पर लौटने लगा। इद्दत खत्म होते ही महविश का निकाह परवेज से हो गया। वो दिन और रात मैं कैसे काटे ये मैं ही जानता हूँ। अगले ही दिन मैं महविश के घर पहुंचा तो पता चला कि महविश और परवेज दोनों का मोबाइल फोन बंद है। मेरा परेशान होना फितरी था, क्योंकि वादे के मुताबिक आज सुबह महविश को तलाक हो जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। परवेज के दिल में न जाने क्या था कि उसने अपना और महविश का फोन बंद किया हुआ था। मैंने मशवरा दिया कि परवेज के फ्लैट पर जाकर देखा जाए कि क्या सूरत हाल है, तो महविश का भाई और मैं वहाँ पहुँचे तो ताला लगा हुआ था। अब तो मैं परेशान हो गया कि क्या करूँ, कहाँ जाकर ढूंढूं। अब इंतजार के सिवा कोई चारा ना था। परवेज ने हमें धोखा दिया था। वो अपने वादे की पासदारी की बजाय महविश को लेकर गायब हो चुका था और हम बेबस थे। ऐसा लगता था जैसे महविश को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मुझसे वक्त नहीं गुजर रहा था। मुझे रह रहकर परवेज पर गुस्सा आ रहा था। उसने हमें धोखा दिया था। उसकी नीयत तो मुझे पहले ही ठीक नहीं लग रही थी। अब तो पुख्ता यकीन हो चुका था कि इसके साथ साथ मुझे महविश
की भी फिक्र हो रही थी। दिल से हर लम्हा इसकी खैरियत की दुआएं निकल रही थी। बिलाखिर खुदा खुदा करके महविश का फोन आया। उसने बताया कि वो इस्लामाबाद में है और जल्दी लौट आएंगे। हम सब खामोश हो गए और कर भी कह सकते थे सिवाय इंतजार के। परवेज ने वापसी में 15 दिन लगा दे। ये 15 दिन मेरे लिए सदियों से कम न थे। बहरहाल ये वक्त कट चुका था। परवेज ने महविश को तलाक के कागजात दे दिए थे। मैंने लाख शुक्र अदा किया। अब महविश को इद्दत के दिन गुजारने थे, वो भी गुजर गए और फिर महविश एक बार फिर से मेरी जिंदगी में लौट आई। उस दिन तो बहुत ज्यादा खुश था। मैंने महविश को खो के दोबारा पाया था और अब मैं अपनी जिंदगी को हसीन तर बनाना चाहता था। और फिर मैंने महविश को बहुत खुश रखना शुरू कर दिया। लेकिन बगैर पैसे के खुशियाँ शायद फीकी होती हैं। शायद उस वजह से महविश भी खुश नहीं थी, बस गुजारा कर रही थी, या फिर उसे परवेज के पैसों की लत लग चुकी थी, क्योंकि बकौल महविश के परवेज ने उस पर पानी की तरह पैसा खर्च किया था। और एक मैं था जो परेशानी में अपना कारोबार भी ठप कर चुका था। घर में रोज झगड़ा होने लगा। मैं बुरी तरह परेशान हो चुका था कि 1 साल बाद परवेज फिर से पाकिस्तान लौट आया। इतने अरसे से वो मुल्क से बाहर था और फिर हमारी जिंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। परवेज को अचानक अपने घर देखकर मैं भुन उठा, लेकिन जब उसने महविश का शौहर होने का दावा किया तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। उस कमीने इंसान ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया था जो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। उसके पास सारे सबूत मौजूद थे। वाकई महविश अब भी उसकी बीवी थी और मैं बेबस था। परवेज ने मुझसे खूब दुश्मनी निभाई थी। सारी खुशियाँ मुझे देकर एकदम छीन ली थी, जिस पर मैं बुखला कर रह गया था। लेकिन आखिरी कोशिश के तौर पर मुफ्ती साहब से मिलना चाह रहा था। इतनी आसानी से मैं हार मानने को तैयार ना था। महविश को मेके छोड़कर मैं सीधा मुफ्ती साहब के पास पहुंचा। उनको जब सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे फैसला परवेज के हक में दिया। जाहिर है जब परवेज ने तलाक दी नहीं तो महविश अब तक उसके निकाह में थी। मुफ्ती साहब की बात ताबूत में आखिरी कील साबित हुई और मैंने बिल्कुल हिम्मत हार दी। मैं वही फूट फूट कर रो पड़ा। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ, लेकिन अब रोने के सिवा कोई चारा न था। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा। महविश की कॉल आ गई। क्या कहा मुफ्ती साहब ने? तुम आप भी परवेज की बीवी हो। मेरा लहजा मेरे दुख को बयान कर रहा था। महविश, क्या वाकई परवेज ने तुम्हें जुबानी तलाक नहीं दी थी? याद करो। नहीं असद, इसने सिर्फ पेपर्स मुझे दिए थे और घर छोड़ दिया था और तुमने देखना भी जरूरी नहीं समझा। बस गलती हो गई बहुत बड़ी कि मैंने परवेज पर भरोसा किया। महविश ने आह भरते हुए कहा। अब कहने सुनने को बाकी कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैंने फोन रख दिया। अगले दिन पता चला कि परवेज महविश को अपने साथ ले गया है। मैं इसकी कमीनगी पर दिल मिला कर रह गया। मैं इतना मजबूर बेबस था कि मैं परवेज के खिलाफ चाह कर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता था। इसने ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए थे जो मैंने ख्वाब में भी न सोचे थे। मुझे महविश और बच्चे बहुत याद आ रहे थे। अकेला घर काट खाने को दौड़ रहा था। मैंने सोचा बच्चों से मिलाऊं। वैसे भी काम काज तो सब चौपट हो गया था। किसके लिए पैसा कमाता, किसके लिए मेहनत करता? मेरी जिंदगी में अब सिवाय तन्हाई और बेबसी के बचा ही क्या था? या फिर वो हसीन यादें थी जो मैंने महविश के साथ वक्त गुजारा। मैं बच्चों से मिलने गया। बच्चे बहुत बुझे बुझे थे। मुझे देखकर खिल उठे। मेरी सास खिलाफ को बोली, अच्छा किया बच्चों से मिलने आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैंने बच्चों को बेतहाशा प्यार किया। कैसे हो बेटा? मैंने बारी बारी दोनों को देखा। पापा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। हमें अपने घर जाना है। हम आप और मामा के बगैर नहीं रह सकते। यह हानिया थी। इसकी मासूमियत पर मेरा दिल कट कर रह गया। परवेज के लिए दिल भर के बददुआएं निकली। उसने कैसे बदले की आग में मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया था। मैं कहीं, बच्चे कहीं और महविश कहीं। हम कैसे टुकड़ों में बट के रह गए थे, सिर्फ और सिर्फ परवेज की वजह से। अभी मैं कोई जवाब दे नहीं पाया था कि शायान पूछ बैठा, पापा, मामा दूसरे पापा के साथ क्यों चली गई? क्या आपसे नाराज हो गई? बच्चे मुझसे कैसे कैसे सवाल कर रहे थे। मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं था। मैंने बड़े जब्त से जवाब दिया, हाँ बेटा, अब मामा दूसरे पापा के पास रहेगी, लेकिन आपसे मिलने आएंगी और पापा आप अकेले रहेंगे। हानिया को मेरी भी फिक्र थी। नहीं बेटा, मैं काम से वापसी पर रोज आपसे मिलने आऊंगा या फिर आपको घर ले जाऊंगा और हम खूब खेलेंगे। मैंने इन्हें तसल्ली दी तो दोनों खुश हो गए। अच्छा चलो जल्दी हम बाहर खाना खाने चलते हैं। सच पापा, मामा भी चलेंगी? हानिया का सवाल सुनकर मैं एकदम बुझ
सा गया, नहीं बेटा बस हम तीनों चलेंगे, चलो जल्दी करो, शाबाश। बच्चे तैयार होने चले गए तो मेरी सास आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा किया तुमने, बच्चों के सामने ऐसे ही हौसला रखना वरना बच्चे और सहम जाएंगे। अल्लाह इन बच्चों के नसीब अच्छे करे और परवेज को गारत करे। मैंने दिल ही दिल में आमीन कहा और बच्चों को लेकर निकल गया। महविश को भी बहुत पछतावा था कि उसके एक गलत फैसले ने उसकी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। तो आइए देखते हैं महविश परवेज के साथ खुश है या नाखुश। परवेज अपनी जीत की खुशी में चूर था और मैं खामोश तमाशाई बनी हुई थी। कुछ भी तो ना था मेरे बस में, मैं तो बस एक कठपुतली बन चुकी थी परवेज के हाथों और वो मुझे अपनी धुन पर, अपने इशारों पर नचा रहा था मेरी मर्जी के बगैर। हमारी तरफ से कोई भी मज़ाहमत ना पाकर परवेज बहुत खुश था और क्यों ना होता, सब कुछ इसकी मर्जी उसके प्लान के मुताबिक बड़ी आसानी से हो गया था क्योंकि असद एक कम हिम्मत और कदरे डरपोक वाकया हुआ था। परवेज जानता था कि असद उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा और ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो कामयाब होकर भी नाकाम था क्योंकि मैं इसके साथ खुश नहीं थी और होती भी कैसे। मैं अपने बच्चों से दूर रह रही थी, कितना तड़पती थी, अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। वो बड़ा आसान जताकर मेरा बार बार असरार पर मुझे बच्चों से मिलवाने ले जाता और शाम में वापस ले लेता। बच्चों से मिलकर मैं जिंदगी में वापस लौट आई, वरना तो मेरी जिंदगी का मकसद जैसे खत्म ही हो चुका था। अकेले फ्लैट में परवेज मुझे बंद कर जाता और फिर अपनी मर्जी से लौट कर आता। मैंने रो रो कर इससे मिन्नत की कि मुझे अम्मी के घर रहने दो, जब तुम्हारा जी चाहे मुझे ले आया करना। मेरे बच्चे मेरे बगैर कैसे रहते होंगे, प्लीज मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने दो। मैं हाथ जोड़े इसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। वो बड़ी नखुसत से मुझे देख रहा था, शायद वो भी अब मुझसे उकता गया था। यकदम बोला चलो। इसका मुस्बत जवाब सुनकर मेरे कानों को यकीन न आया। मैं आंखें फाड़े इसे देख रही थी। वो तो सफाक था, इतनी आसानी से कैसे मान गया। शायद ये मेरी दुआओं का असर था जो मैंने अपने रब से मांगी थी। मैं एकदम उठ खड़ी हुई, जैसे लम्हे की भी देर हुई तो इसका इरादा बदल जाएगा। मैं जैसे हुलिये में बैठी थी चल पड़ी। परवेज ने मुड़कर एक नजर मुझे देखा, मेरे हुलिये पर नजर दौड़ाई और वो खामोशी से आगे चल पड़ा। यही क्या कम था कि इसके दिल में अल्लाह ने इतना रहम डाल दिया था कि वो मुझे बच्चों के पास लेकर जा रहा था, वरना तो मुझे लगता था जैसे मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। गाड़ी में बैठकर इसने खुद बात करना शुरू की। मैं कल सुबह दुबई रवाना हो रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें वहाँ छोड़ रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना लौट आऊँ तुम वही रहना। मैं एक केस में बुरी तरह फंस चुका हूँ, किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। इसके मुंह से ये सब सुनकर मैं चौंक उठी। लेकिन तुम तो खुद वकील हो। फिर हजारों सवाल थे मेरे दिमाग में। मैं कोई वकील नहीं हूँ, झूठ बोलता हूँ सबसे, बस ताल्लुकात है मेरे सबसे जिसका मैं फायदा उठाया करता था और सब पर बरहम दिखाता था। अब यही सब मेरे गले पड़ गया है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो तुम्हारे इल्म में सब कुछ हो और अगर कुछ कर सको तो कर लेना। पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, बस मुझे बाहर निकाल लेना। परवेज के मुंह से इतने इनकशाफात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठी थी। यानी इतने अरसे से वो हमें बेवकूफ बना रहा था, अपनी झूठी शान दिखा रहा था। दरअसल वो तो वकील था ही नहीं, बस इसके ताल्लुकात थे न जाने किस किस से। मैं हैरत से इसे तक रही थी। ये शख्स कितना शातिर है, अपने मतलब के लिए इसने क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए। मुझे धोखा दिया, असद की जिंदगी बर्बाद कर दी और हम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। शायद अब कुदरत की तरफ से इसका इंसाफ होना था, कुछ तो ऐसा हो जो इसकी अक्ल गुरूर टकाने आ जाए। ये जालिम शातिर शख्स जो अपनी झूठी शान में अकड़ता है अब कैसा बेबस है। तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी? हैरत है, मैंने तंसिया लहजे में कहा। तो इसने हैरत से मुझे देखा जैसे इसे उम्मीद ना हो कि मैं ऐसा कहूंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इतना तो कर ही सकती हो तुम मेरे लिए। मेरे चेहरे पर तंसिया मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मैंने कुछ और बोलना मुनासिब ना समझा क्योंकि उस शख्स से कुछ भी तवक्को ना थी। अगर ये शख्स मुझे अकेला छोड़कर फरार हो जाता तब भी मैं इस
इसका कुछ ना बिगाड़ सकती थी। यही इसकी मेहरबानी थी कि वो मुझे अम्मी के घर छोड़कर जा रहा था। बहरहाल मुझे अम्मी के घर छोड़कर वो बाहर से ही रवाना हो गया और मैं अंदर चली गई। बच्चे मुझे अचानक देखकर खिल उठे। मैंने भी इन्हें बेतहाशा प्यार किया। अम्मी की भी आंखें छलक गई। मुझे अम्मी के घर काफी टाइम हो गया है। न जाने किस किस केस में वो मुनव्वस है, लेकिन मेरी जिंदगी खराब हो गई है। कुदरत ने हम दोनों से ही बदला लिया है। परवेज ने मेरे साथ जो धोखा किया, इसे इसकी सजा मिली और वो छुट्टा फिर रहा है। एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाएगा और कैदी बन जाएगा। और मैंने भी तो उससे इंतकाम लेने के लिए परवेज से निकाह किया था। वो पल भर का इंतकाम का जज्बा मुझ पर इतना हैवी हो गया कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। असद बेकसूर था, कोई और शोहर होता तो शायद वो भी यही करता, लेकिन मैंने अपनी अन्ना की तकसीम के लिए असद को तकलीफ पहुंचाई। इसकी सजा मैं आज भी भुगत रही हूँ और शायद सारी जिंदगी भुगतूंगी। अगले दिन पता चला कि असद जेल में है। मेरा शक फौरन परवेज की तरफ गया। यकीनन उसने ही असद को किसी मामले में उठवा दिया होगा, लेकिन क्योंकि असद बेकसूर था तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी बाहर आ जाएगा और अब परवेज की बारी है हिसाब देने की, अपने किए की सजा भुगतने की, कुदरत की मार खाने की। और मुझे यकीन है वो दिन दूर नहीं जब परवेज को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो सजा भी भुगतेगा। आखिर में नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि असद अब किस हाल में है और कैसी जिंदगी बसर कर रहा है। अभी मैं अपनी जिंदगी में संभल भी ना पाया था कि मैं गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछता ही रह गया कि साहिब मैंने क्या किया है, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। फिर मैंने लाख बार कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मार के आगे मेरी एक न चली। और फिर मैंने उन चीजों का भी इतराफ कर लिया जिसके बारे में मैं कुछ जानता भी ना था। शायद परवेज का अभी दिल नहीं भरा इंतकाम से। वो मुझ पर बेतड़पा वार किए जा रहा है। न जाने इसका हिसाब कब होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो दिन जल्दी ही आएगा। मेरी माँ मुझे बाहर निकालने के लिए भाग दौड़ कर रही है। शायद जल्दी ही मेरी जमानत हो जाए, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ और अपनी जिंदगी से बहुत थक चुका हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे और महविश वो परवेज के साथ अब भी खुश होगी या नहीं। अब तो बस ये जेल की कोठरी है और मैं हूँ। नाजरीन, मेरे लिए आप दुआ तो करेंगे ना मेरी कहानी पढ़कर? दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, गुस्सा हराम है। हराम होने के बावजूद गुस्से को पी जाने का हुक्म दिया गया है। महविश और असद के बेवकूफी की वजह से दोनों दर्द और तकलीफ में जिंदगी जी रहे हैं। इनके एक गलत फैसले की वजह से बच्चे भी सजा भुगत रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही अपने होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।